2-3 दिन बीत चुके थे पर रिद्धिमा का कोई पता नहीं था। अरमान बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी था और अंजलि अतुल के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। अतुल और अरमान की माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि अरमान इतनी बड़ी बात जानते हुए रिद्धिमा से छुपाने की कोशिश की। उनका कहना था इसी वजह से रिद्धिमा गलतफहमी का शिकार हो गई है। वो अरमान से ज़्यादा रिद्धिमा से नाराज़ थी कि उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। अपने परिवार की मान मर्यादा का ख्याल भी उसे नहीं आया। शशांक लज्जित थे रिद्धिमा के इस तरह चले जाने पर, लेकिन वो जानते थे वह लौट आएगी क्योंकि उन्हें इतना समझ आ गया था अरमान के बिना रिद्धिमा की जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वह लौट आएगी। उन्हें पता था उनकी छोटी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं कि वे सबसे अलग होकर कहीं दूर अकेले अपनी दुनिया बसा ले, और ये भी पता था वह कहाँ जा सकती है। एक ही जगह था जहाँ रिद्धिमा जा सकती थी और वो था लोनावाला का वह आश्रम जहाँ पर वह पन्ना के साथ बचपन में जाया करती थी। रिद्धिमा और अंजलि के हर एक जन्मदिन पर पन्ना उसे लेकर उस आश्रम में जाया करती थी और बच्चों में फल मिठाई और नए कपड़े बांटती थी। वो सारा दिन वहीं गुजारते थे, पर पन्ना की मौत के बाद उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया था। शशांक का शक सही निकला। रिद्धिमा वहीं आश्रम में थी। शशांक को वार्डन ने फ़ोन पर बताया तो शशांक ने उसे कहा कि उस पर नज़र रखा करे कि वह वहाँ से और कहीं ना चली जाए, और साथ में ये बात भी कहीं कि रिद्धिमा को पता ना चले कि उसके वहाँ रहने के बारे में शशांक को पता है। एक दिन जब अरमान अपने कमरे में चुपचाप लेटा था तो शशांक उनके पास आया और उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था, मानो कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। शशांक को उस पर दया आया। उन्हें पता था अरमान रिद्धिमा से इतना प्यार करता था कि उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। वे पास बैठते हुए बोले, अरमान इस तरह परेशान रहोगे तो खुद बीमार पड़ जाओगे। रिद्धिमा जहाँ भी है ठीक है, तुम चिंता मत करो उसके लिए। इतना सुनते अरमान उछला। उसे समझ आ गया शशांक को रिद्धिमा के बारे में ज़रूर पता है। वह उनके हाथों को पकड़ते हुए बोल पड़ा, डैड आपको ज़रूर पता है रिद्धिमा कहाँ है, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे अभी जाकर ले आऊँगा और फिर कभी उसे कहीं जाने ना दूँगा। उसे मैं समझाऊँगा कि मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शशांक उसे बिठाते हुए बोले, अरमान आप जरा शांति से बैठिए और मेरी बात सुनिए। रिद्धिमा बहुत नासमझ है। आपने कहा कि वह आप पर नाराज़ है इसलिए चली गई है, पर मैं ये बात नहीं मानता। उसे शायद किसी तरह पता चल गया है कि वह माँ नहीं बन सकती और इसलिए आपके रास्ते से हट गई है, पर उसे ये बात नहीं पता कि वह आपके बिना नहीं जी सकती। जब ये बात समझ आएगा तो वह लौट आएगी, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। अरमान अपने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया और बोला, डैड मैं उसका इंतज़ार करूँगा, चाहे सारी ज़िंदगी क्यों ना हो। शशांक मुस्कुराते हुए बोल पड़े, मुझे लगा था मेरी बेटी ही भावुक है, पर आप तो उससे ज़्यादा भावुक है अरमान। मुझे खुशी है कि आप मेरी उस नासमझ बेटी के हमसफ़र हैं। उसके कई जन्मों का फल उसे मिला है कि आप जैसा जीवन साथी मिला है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर वह नहीं आना चाहे तो मैं कान पकड़ कर ले आऊँगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए उसे। अरमान ने से सिर्फ सर हिलाया, पर उसके दिल में जो तूफान उठ रहा था वह ही समझ सकता था। रिद्धिमा अगर उस पर नाराज़ होकर गई होती तो अरमान इतना डरता नहीं, पर रिद्धिमा को सच्चाई पता चलने पर वह कैसे जिएगी, इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने रिद्धिमा की आंखों में बच्चे की चाह को देखा था, महसूस किया था, और शायद माँ नहीं बन पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। 1 महीना बीत चुका था पर रिद्धिमा वापस नहीं आई थी। अरमान की हालत देखते हुए अतुल ने उसे मुंबई बुला लिया था। अरमान मुंबई में सबके बीच रहते हुए भी जैसे अकेला था। उसके जीवन की सारी खुशियाँ जैसे किसी ने लूट ली थी। आजकल वह ना जाने कहाँ खोया खोया रहता था, ना हंसता ना गुनगुनाता और ना ही बिट्टू के साथ मस्ती करता था। अतुल और अंजलि उसकी हालत देखकर परेशान थे और अरमान की
अभिभावक का रिद्धिमा पर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अतुल ने ख्याल किया था आजकल अंजलि अपने काम के अलावा कुछ और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। पता नहीं इंटरनेट में क्या सर्च करती रहती थी और कभी कभी डॉक्टर से भी फ़ोन पर बात करती रहती थी। अतुल समझ चुका था अंजलि के दिमाग में कुछ पक रहा है, पर वह यह भी जानता था उसकी इंटेलिजेंट पत्नी तब तक नहीं बताएगी जब तक उसकी अपनी मर्जी ना हो। 2 महीने बीत चुके थे और अब रिद्धिमा अरमान को अपने घर को बहुत ज़्यादा याद करने लगी थी। अब हर पल उसे अरमान की याद आती थी। वह रोज़ सपने में आता था, पर उसका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ लगता था। वह अपनी सूनी आंखों से बस इतना कहता था, रिद्धिमा तुम कहाँ हो, लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और ना तुम मेरे बिना। तो फिर क्यों हम दोनों इस तरह सजा काट रहे हैं। रिद्धिमा इतना देखती ही झटके से उठ बैठती और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती। उसके लिए अब किसी बच्चे की ना चाह थी और ना ही किसी और की। उसे बस अरमान का साथ चाहिए था, पर वह अपनी कमजोरी की सजा अरमान को नहीं देना चाहती थी। इसलिए ना लौटने के फैसले को बनाए रखने का भरसक प्रयत्न कर रही थी, पर दिल और दिमाग की यह लड़ाई उसके शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ रहा था। आजकल वह ना हंसती थी, ना खुश रहती और ना ही ठीक से खाती थी, और इसका परिणाम स्वरूप उसका बीमार पड़ना स्वाभाविक था। अरमान मुझे कार ड्राइव करनी है प्लीज़। नहीं रिद्धिमा, तुम्हें ठीक से ड्राइव नहीं आती, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। अरमान, मैं बहुत धीरे धीरे ड्राइव करूँगी, प्रॉमिस। ओहो रिद्धिमा, तुम इतना मासूम चेहरा बनाती हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर पाता। ठीक है, पर धीरे चलना। ओके ओके मेरे प्यारे पति देव। रिद्धिमा गाड़ी ड्राइव कर रही। अचानक एक ट्रक पता नहीं कहाँ से आ जाता और रिद्धिमा के संभलने से पहले ही उसकी कार को टक्कर मारता है। अरमान उसके पास बैठता था तो दरवाज़ा अचानक खुलने के कारण वह रोड पर जा गिरता है और अरमान और रिद्धिमा की आंखों के सामने वो ट्रक अरमान के पैरों को मसलता आगे बढ़ जाता है। रिद्धिमा जोर से चिल्लाती है अरमान, और उसकी नींद खुल जाती। वह देखती है उसका बदन बुखार से तप रहा है और आश्रम की वार्डन पास बैठी उसके सर पर भीगा कपड़ा रख रही हैं। उसके चिल्लाकर उठ बैठने पर से वार्ड उसे पकड़कर सुला देती है और कहती है, बेटी आपको तेज बुखार है, आप लेटे रहिए। रिद्धिमा के होंठ थरथरा रहे थे और वहाँ सिर्फ अरमान का नाम था। वार्डन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती, आपने बुरा सपना देखा क्या। कोई बात नहीं, मैं अभी अरमान को कॉल करती हूँ। रिद्धिमा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं मासी, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ वो तो पता चल रहा है आप कितना ठीक हैं। शशांक की आवाज़ सुनाई दी। रिद्धिमा ने देखा पापा खड़े थे। वह उठने की कोशिश करती हुई बोली, पापा आप कब आए। शशांक उसके पास आकर बैठते हुए बोले, बस अभी अभी। मिस बॉस आपकी हालत देखकर घबरा गई थी, सो मुझे फ़ोन किया। वैसे मुझे पता था आप यहीं हैं, पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रिद्धिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा अरमान और सबको पता है क्या। शशांक सर हिलाते हुए बोले, नहीं सिर्फ मुझे पता था और मैंने किसी को नहीं बताया। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, पापा अरमान कैसा है। शशांक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, आपके बिना कैसा रह सकता है, ये आपको पता ही होगा बेटा। मैं आपको आपकी मर्जी के बिना लौटने को नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा, आप गलत फैसला ले रही हैं। मिस बॉस बोली, अभी ये सब बातें रहने दीजिए शशांक जी, रिद्धिमा बीमार है, आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं तो बेहतर होगा। शशांक सर हिलाते हुए फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, अगर रिद्धिमा चाहे तो। रिद्धिमा अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, पापा आप रुक जाओ प्लीज। शशांक मुस्कुराते हाँ में सिर हिलाते हैं। एक दिन जब अतुल और अरमान ऑफिस से घर लौटे तो पाया कि उनके माता पिता और शशांक ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखती अंजलि बोली, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ, कुछ बातें करनी है आप सबसे। इतना सुनते अरमान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जरूर रिद्धिमा के बारे में है। उसने सहमे हुए आवाज़ में पूछा, कहीं रिद्धिमा के बारे में तो नहीं। अंजलि सर हिलाते हुए बोली, हाँ उसके बारे में, पर अच्छी खबर है। अरमान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने बेसब्री से पूछा, कहाँ है वो, वापस आ गई क्या। अंजलि सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं पर जल्दी आ जाएगी, उसी के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है। अतुल बोला, फिर हम पहले तुम्हारी बात सुनेंगे। अंजलि बताओ क्या बात है।
अंजलि उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोली, मैंने इस शहर के कुछ बहुत ही अनुभवी डॉक्टर से रिद्धिमा के केस के बारे में आलोचना की और सबने उसकी रिपोर्ट देखते हुए एक ही बात कही कि वह इतनी कमज़ोर है कि अपने गर्भ में बच्चे को नहीं पाल सकती। इतना सुनते अरमान वहाँ से उठ गया क्योंकि उसे ये टॉपिक पसंद ही नहीं था। अंजलि उसकी ओर देखते ही वह बोला, भाभी ये कुछ नई बात नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अंजलि जल्दी से बोली, अरमान मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है। अरमान को अतुल बैठने का इशारा करते हुए बोला, अंजलि तुम कहो जो कहना है। अंजलि, हाँ तो मैंने कहा डॉक्टर्स की राय है कि रिद्धिमा अपने गर्भ में बच्चे नहीं रख सकती, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो माँ नहीं बन सकती। अनन्या अरमान की माँ कहती हैं तो अंजलि इसका मतलब तो एक ही हुआ ना। अंजलि सर हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, थोड़ा अलग है। रिद्धिमा बच्चे को जन्म दे सकती पर गर्भ में धारण नहीं कर सकती। आज दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका ये काम कोई और औरत कर सकती है। अनन्या असमंजस भाव से कहती, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बलविंदर बोल पड़े, ऐसा क्यों नहीं हो सकता अनन्या, हम जानते हैं ना श्री कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई बलराम देवकी के कोख में नहीं, रोहिणी के कोख में पले थे। इसका मतलब वही हुआ। अरमान इतना सुनते खुशी से उछल पड़ा, पर फिर बैठता हुआ मायूसी के साथ बोला, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा, और पता नहीं वो औरत कैसी हो। अतुल उसका पीठ पर हल्के से चपत मारते हुए मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, तू टेंशन मत ले अरमान, अंजलि ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी जरूर पक रहा है ना अंजलि। अंजलि मुस्कुरा पड़ी और बोली, जी हाँ अतुल जी, आपने सही समझा। आप पहले बताओ वो खिचड़ी आपको पसंद है या नहीं। अतुल हंसता हुआ जवाब दिया, अंजलि तुम जो भी खिचड़ी पकाओ मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इंटेलिजेंट पत्नी का बनाया हुआ खिचड़ी टेस्टी और हेल्दी होगा। अंजलि ने उसे आंखें तरेरी और बोली, बस बस, इसका मतलब है आपकी इजाज़त मिल गई, पर अब मुझे माँ पापा की इजाज़त चाहिए। बलविंदर तपाक से बोल पड़े, कहीं तुमने ये काम करने का तो नहीं सोचा अंजलि बेटा। अंजलि सर हिलाते हुए बोली, जी पापा जी, आपने सही समझा। बलविंदर बोल पड़े, अपनी बहन के लिए आप इतना अच्छा काम करने वाली हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है बेटा, है ना अनन्या। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर इसमें मेरे अरमान की ज़िंदगी संवरती है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भला, पर इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना। अंजलि सर हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, आप निश्चित रहिए, सब ठीक होगा। शशांक अंजलि के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अरमान अपनी जगह से उठकर अंजलि के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, अंजलि भाभी आपका इतना एहसान। पर उसकी बात खत्म करने से पहले अंजलि उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, पिटाई हो जाएगी तेरी अरमान, तू भूल गया है वो पागल बेवकूफ़ लड़की मेरी इकलौती बहन है और तू मेरा इकलौता देवर। अरमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह शशांक की ओर देखकर पूछता है, पापा रिद्धिमा कहाँ है, मैं उसे ले आऊँगा आज ही। शशांक से पहले अंजलि ने जवाब दिया, नहीं देवर जी, इतना उतावलापन ठीक नहीं, पहले मुझे डॉक्टर से सब बातें डिस्कस कर दें, फिर हम सब मिलकर जाएंगे रिद्धिमा को लाने। तो टेंशन मत ले, रिद्धिमा जहाँ है ठीक है, और वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रिद्धिमा आश्रम के बगीचे में बैठी बच्चों को निहार रही थी। छोटे छोटे प्यारे से बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे पर मिट्टी डाल रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, कूद फांद रहे थे और कितने प्यारे लग रहे थे। रिद्धिमा ने एक आह भरी और अपने आंसू पूछे। तभी उसे मिस बॉस की आवाज़ सुनाई दी, क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो रिद्धिमा, एक बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेती। रिद्धिमा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ले सकती हूँ मासी, पर अरमान के बारे में सोचती हूँ मैं, वह जब पापा बनने के काबिल है तो क्यों मेरे साथ होने की सज़ा मिले उसे। वह दूसरी शादी कर लेगा तो खुश रहेगा, मैं तो उसकी याद के सहारे जी लूँगी। मासी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर उसे दूसरा विवाह करना होता तो उससे विवाह क्यों करता, जबकि शशांक जी सारा सच उसे पहले ही बता चुके थे। तू उसके बारे में गलत सोचती रिद्धिमा, वह तुझे छोड़कर किसी और को नहीं चाहता और ना चाहेगा। रिद्धिमा मासी, आज वह मुझे चाहता है, पर कहीं 10-15 साल बाद उसे पछताना ना पड़े, मैं उसका कल बर्बाद नहीं कर सकती। मिस बॉस मुस्कुराती हुई बोली, कल की चिंता में आप उसका आज बर्बाद कर रही हैं रिद्धिमा,
मुझे शशांक जी से पता चला है अरमान कितना दुखी रहता है। रिद्धिमा कुछ कहने जा रही थी, तभी उसे सुनाई दी मासी। उसने देखा कुछ दूरी पर बिट्टू खड़ी थी। वह सब कुछ बोलकर दौड़ती हुई गई और बिट्टू को गोद में उठाते हुए बोली, आपकी बहुत याद आई बिट्टू, आप कैसे हो? बिट्टू नाराजगी भाव से बोली, हमारी याद आई तो आप घर क्यों नहीं आए, आप यहाँ क्यों आ गए? पीछे से अंजलि की आवाज़ें बिट्टू के सवाल का जवाब दे, रिद्धिमा अगर बिट्टू की याद आई तो तू घर छोड़कर क्यों आई? रिद्धिमा अंजलि की ओर देखते हुए बोली, आपको तो सब पता है दी। अंजलि रोष के साथ बोली, क्या पता है? तू अरमान को क्यों छोड़ कर आई ये हमें सच में नहीं पता। तू चाहती है उससे अलग रहकर जिए क्योंकि वो पापा नहीं बन सकता, या तू अलग होकर जिएगी क्योंकि तू माँ नहीं बन सकती? तुझे क्या पता है, हमें सच में नहीं पता। रिद्धिमा ने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी पर अरमान वहाँ नहीं था। वह धीरे से बोली, दी मुझे पता है मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ अरमान दूसरी शादी कर ले और खुश रहे। अंजलि सर हिलाते हुए बोली, हाँ वाह, बहुत खुश है, तुझसे छुटकारा जो मिल गया है उसे। रिद्धिमा ने अंजलि की ओर देखा। अंजलि बोली, जा तो खुद ही देख ले वो कितना खुश है, तेरे कमरे में तेरा इंतजार कर रहा है वो। रिद्धिमा एक बारगी काँप गई, उसमें अरमान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तभी अंजलि की आवाज़ सुनाई दी, जा बेवकूफ़ लड़की, अरमान से एक बार मिल ले और उसके बाद भी अगर तेरा फैसला यही है तो तू यहीं रहना, हम में से कोई भी तुझसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, मेरा ये वादा है तुझसे। रिद्धिमा जब कमरे में आई तो देखा अरमान आश्रम के एक बच्चे के साथ बातें कर रहा था। उसे देखती वह बच्ची बोली, दीदी ये भैया आपसे मिलना चाहते हैं, कहकर वह फुदकती हुई वहाँ से चली गई। रिद्धिमा की हिम्मत नहीं थी वह अरमान से अपनी नजरें मिलाए, इसलिए धीरे कदमों से आकर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों के बीच एक खामोशी छाई रही, फिर अरमान की भर्राई आवाज़ सुनाई दी, इतने दिनों बाद मिली हो रिद्धिमा, एक बार गले नहीं मिलोगी? रिद्धिमा ने नजरें उठाकर देखा, अरमान अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। अब रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और उससे जाकर लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी जो अरमान के शर्ट को भिगो रही थी। अरमान की भी आंखें नम थी पर रिद्धिमा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद उसे अरमान की आवाज़ सुनाई दी, मैं दूसरा शर्ट नहीं लाया हूँ रिद्धिमा, ये पूरा गीला हो जाएगा तो घर कैसे लौटूंगा? इतना सुनते रिद्धिमा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह अरमान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे अरमान। अरमान ठहाका लगाता हुआ बोला, तुम कहाँ सुधरी हो बेवकूफ़ी करने से। इतना सुनते रिद्धिमा की हंसी गायब हो गई। वह रूंधे स्वर में बोली, क्यों आए हो अरमान? मैं वापस नहीं जाने वाली। अरमान अपने बाल झटकता हुआ जवाब दिया, हाँ तो मैं भी तुम्हें वापस नहीं ले जाने वाला। रिद्धिमा की आंखों में प्रश्न था, वह समझ नहीं पाई अरमान क्या कहना चाहता है। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, असल में अब मैं भी यहीं रहूँगा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आया है। ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ दिन भर मस्ती करके एक ज़िंदगी तो आराम से बीत जाएगी। दरवाजे के पास से अंजलि की आवाज़ें, पर मैं तो इस लड़की पर केस करने वाली हूँ, हम सबको इतनी तकलीफ देने के लिए। रिद्धिमा अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी दी। अंजलि उसके कान उमेड़ते हुए बोली, सॉरी की बच्ची, चुपचाप घर चल। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अंजलि कुछ देर चुप रही, फिर रिद्धिमा के पास आकर हाथ पकड़ते हुए बोली, तेरी अंजलि दी तुझे ऐसे छोड़ देगी क्या? तू घर नहीं जाएगी तो हम सब यहीं रहेंगे। बिट्टू बोल पड़ी, हाँ मासी, मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आएगा, मैं यहीं रहूँगी आपके पास। रास्ते में जब अंजलि ने रिद्धिमा को सारी बातें बताई तो वह इनकार करते हुए बोली, नहीं दी, इन सब की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा है अरमान दूसरी शादी। इतना सुनते अंजलि धम्म से उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, खबरदार और एक भी लफ्ज़ कहा तो तू जानती है मेरा गुस्सा कितना तेज है, खाई में धकेल दूंगी तुझे। इतना सुनते बिट्टी जो रिद्धिमा की गोद में बैठी थी उसे कसकर जकड़ते हुए बोली, मम्मा मासी को डांटो मत वरना वो फिर चली जाएंगी और चाचू फिर से रोएंगे। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, तेरे चाचू रोते थे क्या? बिट्टू ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, हाँ ऐसे अपने ये मौसी का फ़ोटो लगाकर रोज़ रोते थे, मैं चुपके से देखती थी और मुझे भी रोना आता था। कहते वह सिसकने लगी। रिद्धिमा का दिल भरा है, उसके बिना अरमान की ऐसी हालत हो जाएगी वह सोच भी नहीं सकती थी। वह बिट्टू को सीने से लगाते हुए बोली, सॉरी बिट्टू, अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अतुल जो आगे की सीट पर बैठा था खुशी से चिल्ला, ये हुई ना बात, चल अरमान आज तेरी तरफ से पार्टी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में।
अंजलि धमकाते हुए बोली, नहीं अतुल, ऐसे बहाने करके रोज बाहर खाने की आदत डाली है तुमने और चर्बी बढ़ती चढ़ती जा रही है। अतुल मिन्नतें करने के शर में कहा, बस आज अंजलि, इसके बाद तब कहूँगा जब हमारे घर में अरमान रिद्धिमा का बेबी आएगा। इतना सुनते ही रिद्धिमा शर्मा कर खिड़की से बाहर देखने लगी, पर उसका दिल आज खुशियों के मारे जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। 2 साल बाद रिद्धिमा ने बच्चों को झूले में सुलाया और अपने कमरे में आई, जहाँ अरमान उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि ने उन्हें जुड़वा बच्चे गिफ्ट दिए थे, जिनमें लड़के का नाम रिद्धिमा ने अमन रखा था और बच्ची का नाम अंशुला, जो अंजलि के नाम से मेल खाता था। जब अंजलि प्रेग्नेंट थी तो रिद्धिमा शाय की तरह उसके साथ रहती थी, हर पल उसका ख्याल रखती थी, जबकि अंजलि बार बार कहती थी वह पहले माँ बन चुकी है, इसलिए वह खुद को संभाल सकती। पर रिद्धिमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने बिट्टू को भी पूरी तरह संभाल लिया था। जब डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे की बात कही तो अरमान और रिद्धिमा खुश होने के बजाय घबरा गए थे, पर डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चे ठीक हैं। बच्चों की इस दुनिया में आती अंजलि ने उन्हें अरमान रिद्धिमा के हवाले कर दिया था और बोली थी, रिद्धिमा, आज से तेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और वो है इन बच्चों को संभालना। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब तू जाने और तेरे बच्चे, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अतुल मुस्कुराता हुआ बोला था, वैसे भी अंजलि मैडम को बच्चे पसंद नहीं है। अंजलि आंखें तरेते हुए बोली, लगता है आपको बहुत पसंद है। बिट्टू को हरदम रिद्धिमा ही संभालती आई है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अब तीनों को ही संभाल लूँगी। अरमान बच्चों के आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी दी थी। अतुल अरमान के पीठ पर धौल जमाते हुए बोला था, अब तो रिद्धिमा तुझे भूल ही जाएगी, बच्चे जो आ गए हैं। अरमान इन्हीं बातों को सोचता हुआ रिद्धिमा की ओर देखा, जो बच्चे के छोटे छोटे कपड़े अलमारी में संभाल कर रख रही थी। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, भाई ने ठीक ही कहा था। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए पूछी, क्या अरमान, यही कि बच्चे आने पर तुम मुझे भूल जाओगी? रिद्धिमा ने जवाब नहीं दिया, बस बच्चों को दूध की बोतल साफ करने लगी। अरमान एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, सच में बच्चे अपने पापा के दुश्मन होते हैं? रिद्धिमा आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार मेरे बच्चों को कुछ कहा तो। अरमान हाथ उठाता बोला, ओके बाबा, पर यहाँ आकर बैठो ना, कुछ देर तुम्हें देख तो लूँ। आजकल तुम्हारे दर्शन भी नहीं मिलते। रिद्धिमा उसके पास आकर बैठती हुई धीरे से बोली, ऐसे मत बोलो अरमान, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तुमने मुझे इस दुनिया की सारी खुशी दी है। कहते हैं पति भगवान के समान होते हैं, तुम तो मेरे लिए सच में भगवान हो अरमान। अरमान उसके बालों से खेलता हुआ धीरे से बोला, मैं भगवान नहीं, बस तुम्हारा अरमान बनकर रहना चाहता हूँ और तुम्हारे सारे अरमान पूरा करना चाहता हूँ। रिद्धिमा उसकी आंखों में डूबते हुए गुनगुनाई, प्यार के रंग कितने खूबसूरत होते हैं ना अरमान। अरमान हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी ओर झुका। तभी दरवाजे के पास से बिट्टू की आवाज़ आई, मासी कब आप कहानी सुनाओगी, बेबी सो गए ना? अरमान आंखें दिखाता हुआ बोला, तो कभी अपने मासी का पीछा छोड़ेगी क्या बिट्टू? रोज तो कहानी सुनती है मासी से। बिट्टू धम से बिस्तर पर कूदते हुए चिल्लाई, आप मासी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? रोज आ जाते हमें तंग करने। अरमान अपना तकिया लेता हुआ हाथ जोड़कर बोला, सो जा मेरी माँ, मेरी जान मत खा, मैं सोफे पर सो जाता हूँ रोज की तरह। आधी रात को अरमान की नींद अमन के रोने से खुल गई। उसने देखा रिद्धिमा सो रही थी। वह धीरे से उठा, अमन का डायपर चेंज किया और उसे लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वह उसे गोद में झुलाता हुआ धीरे धीरे लोरी सुनाने लगा। कुछ देर में ही अमन सो गया। अरमान उसे झूले में सुलाकर बाहर बालकनी में ठंडी हवा के मजे लेने लगा। तभी उसने 2 कोमल बाहें अपने इर्द गिर्द महसूस की और वही जानी पहचानी खुशबू, जिसे वह हजारों में भी पहचान सकता था। वह मुस्कुराता उन बाहों को अपने हाथ साथ कसता हुआ पूछा, बिट्टू सो गई? रिद्धिमा अरमान को कसती हुई उसके पीठ को होंठों से स्पर्श करती हुई बोली, हाँ, और मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया, इसी शर्त पर कहानी सुनाई कि आज से वह अपने कमरे में सो गई। कहते हुए उसने अरमान के बालों को चूम लिया। अरमान मुस्कुराता हुआ फुसफुसाया, मारने का इरादा है क्या? रिद्धिमा उसकी बाहों में खुद को भींचते हुए बोली, नहीं, मरने का इरादा है। अरमान मुस्कुराता हुआ उसे अपने बहुत पास में ले लिया और कुछ ही पल में 2 प्रेमी अपनी बसाई हुई प्यार की खूबसूरत दुनिया में खो गए। दोस्तों, ये कहानी अब
इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।